आप नोट्स में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम क्या है, इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी है। सेकंड का नाम है इकोसिस्टम, थर्ड का नाम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फोर्थ का नाम है इक्वेटिक इकोसिस्टम, फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस, फ्लोरा फोना, उसके बाद इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज ESA। इससे रिलेटेड कल हमने देखा था कि सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और उसके बाद एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉइल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूशन अग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, एसिडिफिकेशन एंड ओजोन डिप्लीशन। तो मेरे ख्याल से ये सारी बुक आपकी अच्छी है, ठीक है, इसमें वो फालतू की चीज़ें नहीं है। आप चैप्टर नंबर 1 को देखिए, वहाँ पे देखिए इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, फिर उसके बाद इंडिविजुअल, स्पीशी, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इकोसिस्टम। तो ये पहला चैप्टर जो है उसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका एनवायरमेंट की शुरुआत होगी। कल कुछ वर्ड्स के बारे में बात की थी, जैसे इकोटोन, जैसे कि बायोम, जैसे कि नीश या फिर की स्टोन स्पीशी, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको स्टार्टिंग की जो आपकी हम बोले एनवायरनमेंट का बेसिक जो होता है उसमें उन वर्ड्स को आपको देखना है कि क्या होता है। उसके बाद आप सेकंड चैप्टर में देखेंगे तो वही कि आपका जो इकोसिस्टम है उसके जो दो पार्ट्स हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, और उसमें प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं और कंज्यूमर्स कौन होते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर पैरासाइट्स क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर नीचे अलग अलग टाइप के साइकिल्स दिए हैं, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे तो वहाँ पे साइकिल से रिलेटेड सवाल आया था, ठीक है। तो वहीं पर वहाँ पर अलग अलग टाइप के साइकिल्स दिए हैं, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि किस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसका कितना ज़्यादा रोल है इन्वायरमेंट में, ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है इन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे साइकिल हैं और वो एक बार ही आप रीड करोगे, घर जाओगे तो वापस से आप भूल ही जाओगे, ठीक है। वो 4-6 महीने के बाद आप पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। वो वाली चीज़ें जो आपको पता है कि हाँ यहाँ से तो शॉर्ट चीज़ एग्जाम में आती है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं मेरा तरीका वैसा रहेगा आपको पढ़ाने का, ठीक है। देखो जैसे इन्वायरमेंट, जैसे इकोनॉमी और ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसको पढ़ाने का तरीका अलग था क्योंकि उसमें बेसिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको इकोनॉमी में पहले पूरा बैंकिंग वो सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं, ठीक है, उसके बाद जाकर आप तैयार होते हो, ठीक है। और जैसे ज्योग्राफी भी हो गया, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 10th तक आपने वो जो साइंस होती है और उसमें जो इन्वायरमेंट आप पढ़ते हो, तो जैसे आप एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, तो आपको पता है कि एबायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, ठीक है। तो हमारी स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं जिसमें से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होता है, उस पर फोकस भी उतना कम दिया जाए, और जो लास्ट के चैप्टर हैं, ठीक है, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, एक्ट, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज किया जाए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये खत्म करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि पिछले 6-7 महीने का जितना भी करंट अफेयर होगा, ठीक है, इस साल के प्रीलिम्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट का, ठीक है, उसको आपको बताया जाए क्लास में, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। हाँ, तो आप सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 6 है उसको आप टिक मारिए और उसको आप स्टार लगाइए, क्योंकि वहाँ से आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो शुरू होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, इन सितु मेथड, और उसमें इन सितु में आप देख लो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच का डिफरेंस, ठीक है, वर्सेस लिखा है वहाँ पे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री इन सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रूव्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में क्या होते हैं, बायोस्फीयर कंजर्वेशन क्या है, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज, CRZ आपको पता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ऐसे ही होता है CRZ, ठीक है। और उसकी नोटिफिकेशन 2018 में कैसे जो है वो डिफरेंट है
अर्लियर नोटिफिकेशन से, ठीक है। तो जैसे CRZ होता है तो कोस्टल रेगुलेशन जोन में उसको आप 4 हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं, CRZ 1, जोन 2, 3 और 4, ठीक है, ठीक बात है। तो कैसे कैसे उसका रेगुलेशन होता है, और जब आप इस एक्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है, जब इसका आप बेसिक पकड़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप जब आप न्यूज़ देखेंगे तो जैसे आप देखिए कि अगर CRZ की बात हो रही है तो मैं आपको कोई रीसेंट न्यूज़ बताता हूँ, ठीक है। केरला के कोची में एक बिल्डिंग थी जिसको डिमोलिश किया गया, क्यों? CRZ के जो रूल्स थे उसके अगेंस्ट, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मना की गई थी कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर इलीगली वो जो जगह है, जो बिल्डिंग है, उसको बनाया गया था, ठीक है। तो CRZ के रूल्स का वायलेशन हुआ वहाँ पर और उस बिल्डिंग को तोड़ा गया, ठीक है। तो ऐसे CRZ के जो बेसिक चीज़ें होंगी वो तो प्रीलिम्स में आ सकती हैं, ठीक है। अब वो बिल्डिंग तोड़ी तो वो सारी चीज़ें क्या बन जाएंगी? मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। कि रिसेंटली वी हैव सीन कि देयर वाज अ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग इन कोची इन केरला, ठीक है। तो व्हाट वर द रूल्स दैट वर, क्या बोलते हैं, मतलब जिनको वायलेट किया गया, CRZ के कौन कौन से रूल्स है जिनको वायलेट किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर वो जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजी नंबर B वहाँ पे लिखा है स्पीशीज ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमने कल देखे बहुत सारे स्पीशीज के नाम, ठीक है, और स्पीशीज वाला जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? दोनों, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। सबसे पहले वहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। तो वही मैं तभी आपसे कल पूछ रहा था कि आपको कुछ याद है क्या कि लेटेस्ट कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, जैसे टाइगर सेंसिस हो गया, M स्ट्रिप्स हो गया, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, माइक हाथी मेरे साथी, ये सारा किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट एलिफेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद वल्चर का कंजर्वेशन, राइनोसॉरस कंजर्वेशन इन इंडिया, प्रोजेक्ट राइनो विजन 2020, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड आपको पता है, आपने फोटो भी देखी होगी स्नो लेपर्ड की, ठीक है। कौन कौन से एरियाज में नेचुरली फाउंड होता है स्नो लेपर्ड इंडिया में? स्नो लेपर्ड कौन सी स्टेट का नेशनल, वो मतलब स्टेट एनिमल है? जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड? मुझे तो नहीं लगता, वो तो मेरे ख्याल से अब लद्दाख का हो गया शायद, अब जब से वो स्टेट अलग अलग हो, है ना। लद्दाख का है, मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश का भी है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल जो है वो मेरे ख्याल से स्नो लेपर्ड ही है, देख लेंगे हम आगे चल के, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पहले होता था वो, फिर अब जो है लद्दाख में चला गया वो, तो इसीलिए अब मेरे ख्याल से लद्दाख का है। जम्मू कश्मीर का क्या है? हंगुल होगा, है ना, हंगुल होगा ना, ठीक है। और कुछ स्टेट बर्ड भी है, कौन सा है? कौन सा है स्टेट बर्ड यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का? इतनी सारी फोटो लगी होती है, इतना होर्डिंग उसकी इतनी वो की थी, ठीक है। खलीज फिशन नाम है उसका, है ना, देखा था आपने वो फोटो उसकी खूब जो है लगाई थी जब उसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद आप देखें प्रोजेक्ट सी टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल और ऑपरेशन कछापा। तो ये ऑलिव रिडली टर्टल जो है उसके बारे में भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, ठीक है। कौन से बीच के बारे में आप ध्यान आता है जब ऑलिव रिडली टर्टल की बात होती है? उड़ीसा। बीच का नाम? उड़ीसा तो ठीक है, बीच की बात हो रही है, 2 बीच है, ठीक है। 2 बीच के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने शुरू किया था, जब हमने पढ़ा था उड़ीसा में, तो मैंने आपको ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में बताया था और उसमें 2 बीच के नाम बताए थे। एक बीच का नाम था, आप याद करें, ऋषुकुल्या बीच, ठीक है। और एक बीच का नाम था जिसका नाम क्या था? गंजम बीच, ठीक है। दोनों ही जो बीच थे दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बीचेस फॉर द आप क्या बोले, जहां पर ऑलिव रिडली टर्टल जो हैं आते हैं, ठीक है। फिर वो अरीबाड़ा प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि रात को जो है लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, क्योंकि फिर वो टर्टल जो लाइट देख के जो है वो लाइट की तरफ आ जाएंगे, और वो उस टाइम बताई थी वो सारी चीज़ें आपको मैंने, ठीक है। याद करना आप, मैं आपको वापस से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके नीचे आप देखें क्या है, प्रोजेक्ट हंगुल। पहले आप सिलेबस एक बार देखिए, ठीक है। पढ़ना तो पढ़ आप कहीं से भी सकते हो, ठीक है, वो अभी वो नहीं है, पहले आप एक बार सिलेबस देखो, ठीक है। प्रोजेक्ट हंगुल हो गया,
क्योंकि यहीं से सवाल आएगा, सवाल यहीं से आएगा, ठीक है। और फिर आपने जब उसका इंडेक्स ही नहीं देख रखा है तो फिर आपको लगेगा यार प्रोजेक्ट हंगुल तो नहीं देखा, तो हमने तो सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर देखा। टाइगर, क्योंकि वो टाइगर तो सबको पता है ना, प्रोजेक्ट टाइगर तो कब से चलता है, 73 से चल रहा है, ठीक है, तो उसका नाम तो सभी को पता है। अभी जो नई चीज चल रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हंगुल हो गया। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू वेटलैंड्स प्रोटेक्शन, और उसमें इम्पैक्ट ऑफ वेटलैंड डिस्ट्रक्शन क्या होता है, थ्रेट्स टू वेटलैंड क्या है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो हमने कल जिसके बारे में बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि जो कि बहुत ज़्यादा जो है कोई वेटलैंड जो है खराब हो जाता है तो उसको एक्स्ट्रा कंजर्वेशन के लिए उसकी ज़रूरत होती है, तो उसको किस में डालते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर, है ना, यही बात हुई थी। तो क्या कहा था आपने, कौन सी दो साइट्स आती हैं उसके अंदर, क्योलाडियो नेशनल पार्क और लोकटक लेक, है ना, दो चीजें। चिलिका लेक उसमें थी, वो उसको बाद में निकाल दिया था, ठीक है, जब वो ठीक हो गई थोड़ा तो उसको उसमें से निकाल दिया था, ठीक है। उसके बाद आप देखें क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू मैनग्रूव प्रोटेक्शन, लेजिस्लेशंस एंड मैनग्रूव्स चिपकू मूवमेंट। अभी मैनग्रूव से रिलेटेड एक जब हमारा अभी COP27 हुआ था, COP27, ठीक है, COP27 कहां पर हुआ था, शर्मल शेख, है ना, शर्मल शेख में हुआ था COP27, इजिप्ट में शर्मल शेख, ठीक है। तो वहां पर दो तीन चीजें जो थी वो नहीं हुई थी, ठीक है, जो नई नई चीजें शर्मल शेख में हुई थी उसमें से एक था मैनग्रूव के कंजर्वेशन के लिए एक अलायंस बनाया गया, ठीक है, जिसमें इंडिया है, इंडोनेशिया है, मालदीव्स, मॉरिशस, तो ये वाली जो सारी कंट्रीज थी कि हम क्या करेंगे, मैनग्रूव का प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो 27 वाले कॉप में आई थी वो क्या था, लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड जो कि तब से बनने की कोशिश हो रही थी जब से पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। जब से पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था तब से ये बोला गया कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं उनको हमें कंजर्वेशन के लिए कुछ पैसा देना है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है किसका, एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो छोटे आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर राइज होगा, तो जो छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान है, और उस नुकसान से लड़ने के लिए हम उनको क्या देंगे, फंड, पैसा देंगे उससे लड़ने के लिए, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ बातें हो रही थी कि हाँ ठीक है हम फंड बनाएंगे, ठीक है, $100 बिलियन के फंड की बात हुई थी, ठीक है, कि डेवलप्ड कंट्रीज उतना कंट्रीब्यूट करेंगी और इनको देंगी, ठीक है। लेकिन हर बार जब भी कॉप होता था तो इसके बारे में सिर्फ क्या होता था, बात होती थी, ठीक है, कि हम देंगे, उसमें हम बोलते थे नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो फंड और उसमें कौन कितना पैसा डालेगा वो फाइनलाइज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो COP27 जो था अभी शर्मल शेख वाला, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वहां पे लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसको उस कैसे बनाएंगे, क्या होगा, उसके ऊपर एक फाइनलाइजेशन हुआ, ठीक है। ज्यादा नींद आ रही है तो आप बाहर जाके मुंह धो सकते हैं सारे के सारे, ठीक है, अगर किसी को नींद आ रही है तो, ठीक है, अगर आ रही है तो, ठीक है। उसके बाद आप देखें क्या लिखा है, लेजिस्लेशंस एंड मैनग्रूव्स, और उसके सामने क्या लिखा है, चिपकू मूवमेंट। अभी चिपकू मूवमेंट भी आप देखिए, अभी जैसे जो इस बार का केएस का मेंस हुआ था, ठीक है, वहां पर भी चिपकू मूवमेंट से रिलेटेड कुछ तो सवाल आया था कि कम्युनिटी जो है वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ के कैसे कंजर्वेशन के नए नए टेक्निक्स जो है उसको डेवलप करती है, ठीक है। और उसमें वुमेन का रोल, क्योंकि एनवायरनमेंट की जब भी बात होती है तो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें ये बात की जाती है कि अगर वुमेन को आप आगे करोगे तो, क्योंकि वो बहुत नेचर उनका ऐसा है कि एनवायरनमेंट के साथ उनका क्या बोलते हैं, उनकी डिपेंडेंसी जो है वो एनवायरनमेंट पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे रूरल एरियाज वगैरह में तो जो औरतें हैं उनको दूर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, ठीक है, फिर उनको लकड़ी काट के लाना पड़ता है घर पे आग जलाने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा बोला जाता है कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा अटैच्ड हैं टुवर्ड्स दी एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स दी फॉरेस्ट, तो औरतों को टारगेट किया जाएगा, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट का अच्छे से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से ही आप देखिए एक मूवमेंट जिसका नाम है चिपकू मूवमेंट, और उसके बारे में आपको कुछ अंदाजा है, चिपकू मूवमेंट के बारे में आपको क्या अंदाजा है?
चिपकू मूवमेंट के बारे में आपको क्या अंदाजा क्या है? गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में क्या हुआ, बताइए बताइए। चिपकू मूवमेंट नाम से आपको क्या लग रहा है? कुछ तो चिपकू मतलब हिंदी का वर्ड हो गया है ना, हग द ट्री मूवमेंट, ठीक है। चलिए ठीक है, कुछ कोई नाम, किसी बंदे का नाम आपको याद हो चिपकू मूवमेंट से रिलेटेड? सुंदर सुंदर पिचाई, वो तो गूगल का सीईओ है। बहुगुना, बहुगुना नाम है उसका, सुंदर बहुगुना, है ना, ठीक है। तो ये चिपकू मूवमेंट है, इसको भी हम आगे चल के पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस। तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, उसके आगे 2-3 स्टार लगाइए। उसको आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपका सवाल गलत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो उसमें एक्ट है उसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद दूसरे नंबर का क्या है? इंस्टीट्यूट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो उस एक्ट के अंडर कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, ठीक है। जो भी अथॉरिटी बनती है ना, कोई भी अथॉरिटी बनेगी, ठीक है, तो अथॉरिटी किसके अंडर बनती है? किसी एक्ट के थ्रू कोई अथॉरिटी बनती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। जैसे आपका इंटरनेशनल एरियाज में CBD साइन होगा, उसके बाद इंडिया में क्या बनाया जाएगा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इंडिया में पास करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी आप कार्टिजिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल आप पढ़ेंगे उसके अंडर जो है इंटरनेशनल अगर वो हो रहा है तो इंडिया में ये वाला एक्ट लाया जाएगा उसके साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको पता है कि कभी भी आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, मतलब आप UPSC के एग्जाम में बैठो या KS के एग्जाम में बैठो, GS का पेपर हो, एथिक्स का पेपर हो, पर्टिकुलरली एथिक्स का पेपर, ठीक है। तो एथिक्स के पेपर में आपको बार बार वो घुमा फिरा के हर दूसरे तीसरे सवाल में एक ही चीज़ पूछेगा कि हमें डेवलपमेंट करनी है और उसके साथ में एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन भी करना है, ठीक है। तो अभी माइनिंग करने के लिए हमें माइन जो है वो मिली ऐसे एरियाज में रही है, वहाँ पर ये शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, ठीक है। तो फिर उनको हटाना पड़ता है, माइनिंग करनी पड़ती है, माइनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे जो है एक बैलेंस बनाया जाए, ठीक है, कैसे एक बैलेंस बनाया जाए, और उस वहाँ पर जो है ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के जो कि कुछ राइट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। बात समझ आई? तो उसको आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। जल जंगल और जमीन, ठीक है, ये तीन नाम जो होंगे ऐसे अगर आप अपने आंसर में कहीं लिखोगे, जैसे फॉरेस्ट के बारे में कोई बात हुई और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात हो रही है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जल जंगल और जमीन, तो 3 J अगर आप ऐसे करके लिखेंगे तो मतलब अच्छा एक आंसर बनता है, ठीक है। इससे शुरुआत करें आप कि जल जंगल जमीन, तो पढ़ने वाले को लगेगा कि अच्छा कोई आंसर आ रहा है आगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो NGT के बारे में हमने कल भी देखा था, सवाल भी आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। फिर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड 2015, ठीक है। तो कैंपा करके जो चीज़ होती है वही हो गया कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, ठीक है, कि आपको पैसा दिया जाएगा कि आप अगर किसी जगह पे आपने डिफॉरेस्टेशन किया है तो आपको उसके बजाय कहीं और पे आपको क्या करना है? पेड़ भी लगाने हैं, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड ये चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ड्राफ्ट 2016, ठीक है। चलिए, फिर वेटलैंड कंजर्वेशन और उसमें रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन के ऊपर जो कल कुछ वेटलैंड्स हमने देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो सब आया था। कौन सा? हरिके वेटलैंड, जब आपने बोला था वो पंजाब में है, ठीक है, याद आ रहा है? ठीक है, तो वही सब क्या है? रामसर साइट्स,
अभी हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं? 2 हैं। कौन कौन सी? एक मानसर सुरिनसर हो गया, चलो ठीक है, एक हो गया। दूसरा कौन सा? रामसर साइट्स आपको पता है जम्मू कश्मीर में कितनी है? नाम भी छोड़ो, आप कुछ आपको डिजिट पता है कि कितनी है? रामसर साइट्स अलग होंगी और वेटलैंड्स अलग होंगे, है ना। वेटलैंड ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे वेटलैंड हो सकते हैं, क्या पता 20-25 वेटलैंड हो, है ना। लेकिन रामसर साइट तो 3-4 ही होंगी, ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंस है ना, वेटलैंड तो कोई भी चीज हो सकती है, और रामसर साइट तो का वेटलैंड वो हो सकता है जो वेटलैंड उठाकर आपने रामसर साइट वाली लिस्ट के अंदर जिसका नाम डाल दिया तो वो रामसर वाला वेटलैंड बन गया, है ना। ऐसे नॉर्मल वेटलैंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे अब आप बाहर घूमोगे तो आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो और कोई और बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब आप आगे यहाँ पर क्लास लेने के लिए, ठीक है, तो आप क्या बन गए? पल्स आईएएस के यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है। तो जिसका नाम उठा के रामसर कन्वेंशन वाली लिस्ट में डाल दिया वो क्या बन गया? रामसर साइट, ठीक है। और वेटलैंड तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आइए जरा। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, फिर उसमें आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट 2010 के, नगोया प्रोटोकॉल और कार्टिजिना प्रोटोकॉल। ये सारा सीबीडी के अंडर है, ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक एक करके इसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखिए जरा, एक नाम दिया इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था जब पूरा वो जापान की आपको बात बताई थी, ठीक है, कि वेल्स को जो है वो आप ना मारें और उसकी पॉपुलेशन को कंजर्व करें, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, ठीक है। और उसके आगे आप देखिए ट्रैफिक है, फिर ग्लोबल टाइगर फोरम है, यूनेस्को है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, MAB, ठीक है, प्रोग्राम, वर्ल्ड नेटवर्क और IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट आपको बताया था जो हमने कल बात की थी कि इंडेंजर्ड है या वो स्पीशी जो है थ्रेटेंड है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो सारी चीज़ें किसमें है? IUCN के अंदर, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको पता है क्या होती हैं, ठीक है। यूनेस्को आपको पता है क्या है? यूनेस्को क्या है? फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशंस के आगे ESCO से क्या है? इन्वायरमेंट एंड सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा चलो, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? किसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम बताइए इंडिया की। नाम लो ना, केव ऐसे नाम, किसी नाम लो ना, एक कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी एक का नाम लीजिए। खजुराहो टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोई और नाम लो। अजंता केव, अलोरा केव, चलो ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर जो 7 है ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप मार्क करके रखिए, उसको हमने पढ़ना है, जितनी ज़्यादा हम पढ़ सकें उतना हम कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए चैप्टर नंबर 8 फ्लोरा एंड फोना, और फ्लोरा एंड फोना में आप देखिए अलग अलग टाइप के नाम दिए हैं, और उसमें एक जगह लिखा है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप लिखिए, देखिए लिखा है एंडेमिक स्पीशी लिखा है, वहीं पर लिखा है लाइन टेल्ड मैकाओ, जिसकी हमने कल फोटो देखी थी, याद आ रहा है? लाइन टेल्ड मैकाओ, कल हमने उसकी फोटो देखी थी, ठीक है। तो वो क्या है? एंडेमिक स्पीशी है। और उसके बाद क्या है? नारकोंडम हॉर्नबिल, ठीक है, नारकोंडम हॉर्नबिल, ठीक है। तो साउथ में मिलेगा और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की किसी एक जगह पे मिलता है, ठीक है, नारकोंडम हॉर्नबिल। ऐसे तो हॉर्नबिल जो है वो किसके, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, कहाँ पर मनाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, उधर ही था जहां पे आप नाम ले रहे थे, उसी जगह पे था हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड, है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में, ठीक है। और बाकी जो आगे पीछे की स्टेट्स हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे शुरू हुआ है, लेकिन आप जो मेन हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में, ठीक है।
तो ये दोनों आप देखिए एंडेमिक स्पीशी है, तो इसीलिए इन दोनों के ऊपर बार बार आप देखेंगे लाइन टेल्ड मैकाओ के ऊपर कल के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे तो इसका नाम बार बार आ रहा था, ठीक है। इसीलिए ये आपके सिलेबस का पार्ट है, लिखा हुआ है, इसीलिए आपको इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उसके आप नीचे देखिए, नीचे लिखा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज ऑफ इंडिया, नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल, और ये भी हमने कल देखी थी, है ना, देखी थी नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है। तो ये भी इसीलिए नाम दिया है, इसीलिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था। उसके बाद हम नीचे देखें, लिखा है बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, स्पाइडर, कोरल्स, सम इंपॉर्टेंट स्पीशीज फॉर कंजर्वेशन। पहला क्या है, कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग क्या होता है, वही हंगुल जो था वही है कश्मीरी स्टैग। उसके बाद नीलगिरी तार, तो ये नीलगिरी तार मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी जब मैंने तब आपको दिखाया था, याद आ रहा है, नीलगिरी तार दिखाया था आपको, दिखाया था। फिर आप देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो आपको पता ही क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसकी आपने फोटो देखी होगी बहुत बार, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और उसके ऊपर जो है लगातार 1-2 साल छोड़ के जो है बार बार सवाल आता है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके बाद आप देखें हिमालयन ब्राउन एंड रेड बियर, रेड पैंडा, तिब्बतन एंटीलोप, गैंजेस रिवर डॉल्फिन, एशियाटिक लाइन, ठीक है। उसके बाद ब्लैक नेक्ड क्रेन लिखा है, उसके ऊपर भी सवाल आपने कल ही देखा कि आया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम को प्रिडिक्ट करना कि आपके एग्जाम में कौन सी स्पीशी आ सकती है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल सिर्फ तब लगेगा अगर आपको ये सारी चीज़ें बोरिंग लग रही हैं, ठीक है। अगर आपको बोरिंग लग रही है, अगर आपको नींद आ रही है और आप इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो, तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल है, ठीक है। फिर तो सारी चीज़ें मुश्किल है, फिर तो आपको पॉलिटी भी नहीं समझ आएगी, हिस्ट्री भी नहीं समझ, कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको 2-3 बार देखोगे तो सब आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, कुछ नहीं है, इधर ही है सब कुछ, ठीक है। इसी बुक, अगर आप इस बुक को भी, अपने नोट्स वाली बुक को भी 3-4 बार पढ़ोगे तो आप आराम से जो है, अगर 15 सवाल आ रहे हैं इन्वायरमेंट के तो 10-11 तो आप कर सकते हो, उतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 10-11। अगर वो 3-4 आप जो नहीं कर पाओगे तो वो शायद उतने टफ हो कि किसी को भी नहीं आते हो, ठीक है, होता है ना कभी, क्योंकि यूपीएससी तो कहीं से भी उठा के डाल देती है कुछ भी, ठीक है। तो 3-4 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कि मुश्किल हो, जो कि छोड़ने होते हैं पेपर में, ठीक है, तो वैसे हो सकते हैं, बाकी आप आराम से सवाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप चैप्टर नंबर 10 पे, उसके बाद आप आ जाइए कहाँ पर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 आप देखिए, वहाँ पे लिखा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब जैसे आप देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, तो आपने खोला और आपने रीड कर लिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, लेकिन वो सवाल जब आएगा तो आप जितना आप रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पे जब सवाल आता है तो आपसे वो पहली स्टेटमेंट में ये पूछते हैं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कौन से एक्ट के अंदर बनी थी, ठीक है, और उसने आज तक क्या अचीव किया है, कितना सब कुछ हुआ है, ठीक है, और कौन सी स्कीम जो है आज के टाइम पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो चला रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ याद आएगा कि इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट में कुछ बात चल रही है, कुछ आपके दिमाग में आता है कि इंटर स्टेट टाइगर का रीलोकेशन करना है, इसके बारे में कोई आपने सुना हो, कोई 2 टाइगर रिजर्व के नाम सुने हो जहाँ पर रीलोकेशन किया जा रहा है, कुछ सुना है? कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में, हाँ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? चीता को रीलोकेट कर रहे हैं। कल शायद एक न्यूज आई थी, वहां पे एक चीता मर भी गया, है ना, है ना, एक मर गया ना, कोई किडनी डिजीज होगी और वो आ रहा था कुछ कि वहां पे एक चीता मर गया। चलिए ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 पे आप देखिए क्या लिखा है, पॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। हमने कल देखा था, ठीक है, कल जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे तो वहां पे टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स के बार बार नाम आ रहे थे, याद है क्या सवाल आया था? टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट पे जब हमने कल क्वेश्चन देखे थे तो एक सवाल था, याद करो कौन सा सवाल था? टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, कल जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे एक सवाल आया था, कौन सा था? फोटोकेमिकल स्मॉग वाला, चलो ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग। एक और था अच्छा सवाल जो था जिसमें सही में टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट लिखे हुए थे, कौन सा सवाल था वो?
थर्मल पावर प्लांट जब आप वो करते हो तो उसमें कौन कौन से वो निकलते हैं, था ना, सवाल था ना कल एक, ठीक है। तो वो सब कौन से चैप्टर का आ गया, चैप्टर नंबर 11, ठीक है, पॉल्यूटेंट वाला जो है आपका चैप्टर। उसमें देखिए नीचे क्या लिखा है, एयर पॉल्यूशन, गैसियस पॉल्यूटेंट, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, फ्लाई ऐश, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। अभी ये पार्टिकुलेट मैटर जो होता है पीएम, है ना, तो आपने जब आप न्यूज सुनते हो तो क्या आता है, पीएम 2.5 पीएम, और क्या आता है पीएम 2.5 और पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पीएम 2.5 आपने सुना है, आप कभी न्यूज सुनते हो कि भाई दिल्ली में पीएम 2.5 जो है उसका जो वैल्यू है बहुत ज्यादा आ रहा है, सुना है कभी आपने, पीएम 2.5, पीएम 10 सुना है कभी, ठीक है, वो क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, वही फोटोकेमिकल स्मॉग, इंडोर एयर पॉल्यूशन, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल्स, वेजिटेशन, इकोनॉमिक लॉसेज ऑन हेल्थ, ग्रीन पीस रिपोर्ट। फिर पॉलिसी मेजर एयर, इससे लड़ने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई गई, ठीक है, तो एक एक्ट लाया गया जिसका नाम क्या है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि ये सफ़र, तो सफ़र भी जो है इंपॉर्टेंट आपके न्यूज़ में रहता है, करंट अफेयर में रहता है। सफ़र के बारे में आपको पता है, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है सफ़र, पता है आपको, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लिखा है ना, देखिए आप ऊपर सफ़र के ऊपर क्या लिखा है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लिखा है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अरे इंडेक्स का ही जो पेज नंबर 5 है वहां पर है ना, अरे आपने कौन सा अभी पेज खोला हुआ, तब से क्या सुन रहे हो, चैप्टर नहीं खोलना, इंडेक्स में ही, अभी तो इंडेक्स में ही से बता रहा हूं मैं। इंडेक्स आप देखो ना, इंडेक्स में एयर एंड वाटर पॉल्यूशन में नीचे क्या लिखा हुआ है, सफर लिखा है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, और उसके नीचे क्या लिखा है, सफर, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन किसके ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, एनिमल हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, पैरासिटिक डिजीजेस और यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम, तो यूट्रोफिकेशन मुझे लगता है आपको पता होगा, 10th क्लास तक आपने कुछ तो EVS में आता है, ये सारी चीजें पता है आपको, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, अच्छा चलिए। एल्गल ब्लूम आपने कभी सुना है, एल्गल ब्लूम क्या चीज होती है, वाटर की सरफेस पे ग्रीन लेयर बन जाती है एल्गी की, ठीक है, और तो उससे क्या हो गया, सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, चलो ठीक है, चलो ठीक बात। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है सॉइल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, तो वो इतना कोई मुझे भारी भरकम चैप्टर लगता नहीं है, मुझे लगता है आप उसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैं उसमें आपके लिए मेहनत नहीं मारना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो सॉइल और सॉइल पोल्यूशन और वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कुछ तो ज्योग्राफी में आपको मैंने बताया होगा, ठीक है, उसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा जैसे प्लास्टिक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखा है वेस्ट मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 13, इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको टिक मारो, उस पर स्टार बनाओ, 2 3 4 स्टार बनाओ, क्योंकि जब आपका एग्जाम पास आएगा तो आप ये बुक नहीं खोल पाओगे ना, जब आपका प्रीलिम्स साथ में आप पास आ गया या मेंस पास में आ गया तो आप बुक नहीं खोल सकते हो फिर, ठीक है, तो आपको सिर्फ वो चैप्टर देखने हैं, 3 4 5 चैप्टर जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को बार बार आप 3 4 बार देखो, 5 6 घंटे आप लगाओगे तो आपका इन्वायरमेंट जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ वेस्ट, म्यूनिसिपल, हैजार्डियस, हॉस्पिटल और ई वेस्ट, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स हैं, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, उसका अमेंडमेंट है जो कि 2018 में हुआ था। रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजेज रूल्स 1999, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये 14 नंबर का चैप्टर, इसको भी आप देखना, मतलब मैं बताऊंगा पर ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वो स्टार मारने वाला नहीं है। फिर उसके बाद अब जो सबसे ज़्यादा जिसमें 5-6 आप स्टार मारे वो चैप्टर नंबर आपका 15, क्लाइमेट चेंज, इंस्टीट्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स, ठीक है, ठीक है। उसमें सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ थॉट, कि हमारे दिमाग में ऐसा क्यों आया है कि हमें एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर UNFCCC वो क्या चीज़ होती है, NDC नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो NDC क्या होता है,
उसका सिंथेसिस रिपोर्ट क्या है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, यूएनईपी क्या है, और उसके बाद अलग अलग टाइप की डिक्लेरेशंस, ठीक है, जैसे यूएनसीईडी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या है, ड्रॉट फोरकास्टिंग, सीबीडी, और यूएनएफसीसी क्योटो प्रोटोकॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज, ठीक है, इमिशन ट्रेडिंग, इमिशन की ट्रेडिंग, तो इमिशन ट्रेडिंग वही थी जो आपने कल देखा था, कार्बन क्रेडिट वगैरह, ठीक है, वही क्या होता है, इमिशन ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, बाली रोड मैप क्या है, कोपेनहेगन अकॉर्ड क्या है, तो ये सारी चीजें हम देखें, अलग अलग जो कॉप है उनके नाम है ये, ठीक है, अलग अलग जो कॉप हुए हैं ओवर द ईयर्स, ठीक है। कॉप का क्या होता है फुल फॉर्म, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, तो कॉप जो अलग अलग ओवर द ईयर्स हुए हैं उनके नाम है, ठीक है। कभी कभी आप पढ़ोगे तो वहां पर देखो, कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे न्यूज देखोगे, सुनो यहां देखिए, आप कभी कभी आप न्यूज देखोगे, आपने जो है न्यूज़पेपर खोला, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर खोला और उसमें क्या हुआ कि लिखा होगा कॉप 21 चल रही है या कॉप 16 चल रही है, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा यार अभी तो कॉप 27 हुई थी, है ना, वो जो शर्म एल शेख में हुई थी, तो ये 16 15 क्या है, तो वो क्या होता है, अलग अलग कन्वेंशन का अलग अलग कॉप होगा, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है, जैसे मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं, जैसे यूएनएफसीसी है जो, ठीक है, तो उसका ये कॉप चल रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लासगो वाला चल गया, फिर ये शर्म एल शेख वाला चल गया, ठीक है, तो ये पेरिस एग्रीमेंट वाला हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, वो वाले कॉप हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ और हो सकते, साइट्स, जैसे साइट्स एक कन्वेंशन है, ठीक है, तो उसकी जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मिलेंगी तो क्या पता अभी उसका कॉप नंबर 12 ही चल रहा हो, ठीक है, तो ऐसे जो है आपको देखना है कि कौन सी कन्वेंशन का कौन से नंबर का कॉप है और वो कहां पर हुआ था और उसमें कौन सी बातें इस बार हुई हैं, ठीक है, तो ऐसे आप उसको इजीली पढ़ोगे तो आराम से आप एग्जाम में उसको कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो नीचे देखिए आप और क्या लिखा है, एडेप्टेशन फंड, डरबन, द दोहा क्लाइमेट गेटवे, वॉर्सो आउटकम्स, लीमा कॉन्फ्रेंस, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, फिर माराकाश क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उसके बाद बॉन चैलेंज, फिर तालोनोवा डायलॉग, फिर कैटोवाइस क्लाइमेट चेंज, तो जब ग्लासगो हुआ था उससे पहले मेरे ख्याल से कैटोविस में हुआ था आपका कॉप, ठीक है, मतलब 26 नंबर अगर आपका ग्लासगो था तो 25 नंबर वाला जो था वो कहां पर हुआ था, कैटोविस में हुआ था, ठीक है, तो ऐसे करके हम एक बारी इसको देखेंगे। कॉप 25, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, तो ये सारी कन्वेंशन किस किस चीज के ऊपर है हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। फिर एक चीज लिखी है वहां पर, कंटेनिंग क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन मिटिगेशन, नीचे लिखा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या चीज होती है, कभी आपने सुना है, कभी आप न्यूज़पेपर देख रहे हो, मतलब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जब आप ऐसा न्यूज़पेपर, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज में आती हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपको इस बुक में दिया है, ये डेली आप जब अपना द हिंदू या फिर आप अपना इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे तो ये वर्ड आते हैं वहां पर, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रही है, क्या मतलब होता होगा उसका, एटमॉस्फेयर से कार्बन को खींच लिया, फिर क्या करना है, चलिए ठीक है देखेंगे हम, ठीक है, स्टोर करना होगा ना उसको कहीं पे, तो ठीक है, जैसे अभी 3-4 दिन पहले द हिंदू में या पता नहीं इंडियन एक्सप्रेस में कहीं पर तो एक न्यूज आई थी कि फिनलैंड में ने जो है वो दुनिया से अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और अपने ओशन के बेड में जो है उसको स्टोर कर रहा है, ठीक है, सिक्वेस्ट्रेशन कर रहा है उसका, दुनिया से वो कार्बन डाइऑक्साइड मंगवा के जो है उसको सिक्वेस्ट्रेशन उसका कर रहा है, ताकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ना बढ़े, ठीक है। आपको क्या करना है, मेन आपका काम क्या है कि आप कुछ भी चीज करोगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, ठीक है, हमारा काम ये है कि भाई उसको एटमॉस्फेयर में नहीं बढ़ने देना है, ठीक है, उसको पकड़ो और कहीं पे आप उसको दबा दो, ठीक है, लैंड में दबा सकते हो उसको, वाटर में, ओशन में, कहीं पर भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें एटमॉस्फेयर में जो है उसका क्वांटिटी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अपने लिए हार्मफुल है, वो सारी चीजें, ग्रीन हाउस गैस है, वो सारी चीजें वो पता है, ठीक है। फिर आप देखिए क्या लिखा है, कार्बन सिंक, तो वही कार्बन सिंक हो गया जहां पर जिस चीज ने आपके कार्बन को एब्जॉर्ब किया वही आपका क्या बन जाता है, कार्बन सिंक, ठीक है, कार्बन सिंक, ब्लू कार्बन, कार्बन फार्मिंग, ग्रीन कार्बन, कार्बन क्रेडिट, ठीक है, तो यहीं पर देखो वर्ड भी लिखा है और यहीं से
सवाल भी आपका आया था, ठीक है। फिर आप देखिए लास्ट चैप्टर जो है, नहीं चैप्टर नंबर 16, तो क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया। तो वो तो वर्ल्ड के बारे में आपको बताया कि वर्ल्ड में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस है और कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं। अभी क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया, तो इंडिया उसके बारे में क्या चीज़ें कर रहा है। तो पहली चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया। तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया में अगर आपसे अभी ऐसे ही जनरल एक सवाल पूछूं कि अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए और उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ। इन जनरल ऐसे ही कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट है, आराम से आप बता सकते हो। आपने इतना ज्योग्राफी पढ़ा है, इतना इकोनॉमी पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ा है, इतनी सारी चीज़ें सब आप उतनी सी नॉलेज से भी आप इसके बारे में बता सकते हो। एग्रीकल्चर, इंडिया जो है कृषि प्रधान एक देश है, तो एग्रीकल्चर जो है हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा अगर क्लाइमेट चेंज होता है। और कोस्टल एरियाज क्या समर्ज हो जाएंगे, कोस्टल एरिया समर्ज हो जाएंगे, ठीक है। आता रहता है, न्यूज़ में आता रहता है वो कि 2030 तक जो है आपका मुंबई, कोची, वो सारे जो है पानी भर जाएगा वहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी, और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा डिजीज, इंसेक्ट, ठीक है, चलो। और एक सब्जेक्ट से बता रहे हो ना आप, आगे पीछे सारे सब्जेक्ट में घूमो ना, मतलब उसको हर जगह से कनेक्ट करने की कोशिश करो ना। ये आप एक सब्जेक्ट से बता रहे हो। हाँ, इकोनॉमिकली बताओ क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फिर फूड सिक्योरिटी पे, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, फूड सिक्योरिटी पे असर हो सकता है। और अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, पॉवर्टी हो सकती है, और ज़्यादा कैलेमिटी आ सकती है ना, ठीक है। जैसे पिछले साल जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, आधी से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो फ्लड्स में था, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। जिस जगह पे ड्रॉट आता है उस जगह पे फ्लड आ सकते हैं, जिस जगह पे फ्लड आता है उस जगह पे ड्रॉट आ सकते हैं, ठीक है। तो उससे फूड सिक्योरिटी की आपने बात बता दी। और इन्फ्लेशन हो सकता है, बहुत बढ़िया, इन्फ्लेशन होगा तो उससे और क्या हो सकता है। देखो अब इन्फ्लेशन आपने पकड़ा, वो इकॉनमी का पार्ट। इन्फ्लेशन होने की वजह से, जैसे मानो कि इन्फ्लेशन हो गया, फूड सिक्योरिटी की भी दिक्कत है, ठीक है। महंगाई हो गई एक तरफ और दूसरी तरफ से खाने को कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ से उठा के सोसाइटी में जोड़ दोगे कि उसकी वजह से जो सोसाइटी में क्राइम्स होते हैं वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। चोरी चकारी बढ़ सकती है, वो एक दूसरे से जो लूटपाट करने का है वो चीज़ें भी बढ़ सकती हैं। आराम से जोड़ सकते हो ना, जब किसी के पास मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है और खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऐसी चोरी वगैरह के इंस्टेंस तभी बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसा कोशिश करा करो कि हर एरिया में आप इसको आराम से जोड़ सको, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या लिखा है, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ग्लेशियर मेल्ट, सी लेवल राइज, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, माइग्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एक्शंस, CCAP। अच्छा, दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड का नाम है मिटिगेशन, एक वर्ड का नाम क्या है, अडेप्टेशन। तो दोनों में क्या फर्क होता होगा, मिटिगेशन और अडेप्टेशन में? मिटिगेशन मतलब किसी चीज को, कोई चीज हो गई है, कोई कैलेमिटी आ गई है मान लो, ठीक है, या फिर कोई एडवर्स चीज हो गई है, उसको आप क्या करोगे, कम करोगे, उसको क्या बोलेंगे, मिटिगेशन। अच्छा, और अडेप्टेशन? उस चीज के साथ एडजस्ट करना। नहीं, अडेप्टेशन तो उस चीज के साथ एडजस्ट कैसे कर लोगे आप? कैसे? अर्थक्वेक आ रहा है किसी जगह बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या करोगे फेवरेबल? चलो अर्थक्वेक छोड़ो, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आ रहे हैं तो फिर क्या करोगे आप फेवरेबल? ठीक है, तो ये मिटिगेशन नहीं हो सकता। अगर आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो किसी जगह पे, आपने ऐसे मतलब कैलेमिटी रिजिलियंट आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, कि साइक्लोन से लड़ने के लिए हमने अब अपने घर ऐसे बना लिए, ठीक है, या हमने अर्थक्वेक से बचने के लिए अपने घर ऐसे बना लिए, ठीक है। तो ये मिटिगेशन नहीं हो सकता कि हमने मिटिगेट कर दिया, भाई ऐसा कोई चीज़ होगी ही नहीं, मैं हमने पहले से तैयार थे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर साइक्लोन का मिटिगेशन कैसे होता होगा बताओ? मतलब अगर आपको लग रहा है मिटिगेशन का मतलब वो होता है, तो साइक्लोन अगर आ रहा है तो उसमें मिटिगेशन वाला प्रोसेस क्या होगा? इसको आप ऐसे मत समझो कि सर ने पढ़ाया नहीं तो ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब ये तो ऐसा जनरल में आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जैसे आप समझो किसी जगह पे साइक्लोन आ रहा है, आप वहां पे रहते हो, ठीक है,
तो अगर आप बोल रहे हो कि मिटिगेशन का मतलब ये होता है, तो आप सोचते हो कि मैं जैसे एक घर के अंदर बंद हो गया, वहां पे साइक्लोन आ रहा है, तो क्या मिटिगेशन से मैं अब क्या करूंगा, तो मतलब उस वर्ड को मैं बोलूँ कि मिटिगेशन हो गया। ड्रिलिंग से कैसे साइक्लोन आता है? चलिए ठीक है, देखेंगे हम, बस ऐसी। आगे देखिए, आप 2-3 चीजें लिखी हैं, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। एक चीज लिखी है नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006, उसके बाद लिखा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल मिशंस में नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसमें आप कुछ सोच सकते हो कि इसमें कौन सी चीज आती है? नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसमें कौन सी चीज आती है? एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस करना है, तो उसमें क्या चीज आती है? और सोलर पैनल, चलो मान लिया। और अरे स्टार रेटिंग की बात मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था वो एक वर्ड ही था, क्या? स्टार रेटिंग, है ना। अब आपके एसी के ऊपर क्या है? स्टार रेटिंग। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंसी जो है आप उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे तो क्या? स्टार रेटिंग वाली चीजें आप लोगे, जितने ज्यादा उस पर सितारे उतनी ज्यादा एनर्जी का कम यूज। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बारी ज्योग्राफी में कि मोदी जी कह रहे थे कि आप जो है 24 डिग्री सेल्सियस पे आप जो है अपने एसी को रखें ताकि एनर्जी का कंजर्वेशन हो सके। ठीक है, 24 डिग्री पे आपको गर्मी नहीं लगेगी कमरे में अगर आप 24 डिग्री पे एसी रखोगे। ठीक है, हाँ। फिर एक जगह लिखा है नेशनल वाटर मिशन, फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर नेशनल बायो एनर्जी मिशन। तो बायो एनर्जी आपके मिशन कोई चल रहा है अभी इस टाइम? नेशनल बायो एनर्जी मिशन के अंडर कोई आपको लग रहा है, न्यूज में आपने कुछ सुना, किसी का नाम सुना नेशनल बायो एनर्जी मिशन में? बायो एनर्जी क्या मतलब हुआ? हाँ ठीक है, चलो उसमें से कौन सी एनर्जी मिल रही है अभी? कोई चल रहा है कोई स्कीम? चलो नहीं याद आ रही तो कोई बात नहीं। रीसेंट इंडियन इनिशिएटिव, तो सबसे पहले क्या लिखा है? इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा, इंडियाज INDC ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर निकरा इंडिया एंड रीड और रीड प्लस। अब ये रीड और रीड प्लस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, रीड और रीड प्लस में क्या डिफरेंस है आने वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इको निवास संहिता, ग्रीन बिल्डिंग गृहा, तो ये सारी एकदम आपकी करंट अफेयर है। ठीक है, ये जब आप मान लीजिए कि 1-2 साल पुराना, मेरे ख्याल से बुक लेटेस्ट ही है, 2022 लिखा है ना इस पे, इसका मतलब पिछले 1-2 साल में जो चीजें हुई हैं वो आपके इसमें करंट अफेयर में लास्ट में लिखी हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रीन बिल्डिंग गृहा, BSc ग्रीनएक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको निवास संहिता, ये सारे क्या हैं? करंट अफेयर के टॉपिक्स। ठीक है, ये करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं और इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। इसका मतलब बुक जो है आपकी लेटेस्ट एडिशन की है। ठीक है, और लास्ट में एसिडिफिकेशन एंड ओशन ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन क्या है, ओशन एसिडिफिकेशन क्या है और ओजोन होल क्या है, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया। अभी जैसे आप देखोगे कि ये रीसेंट इंडियन इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, तो रीसेंट इंडियन इनिशिएटिव्स में इको निवास संहिता, या फिर जैसे एक जगह लिखा है BSc ग्रीनएक्स, तो वो BSc ग्रीनएक्स आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या होगा? आप छोड़ो, आपको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो समझ आता है BSc क्या है, और फिर ग्रीनएक्स लिखा है तो क्या चीज होगी वो? BSc ग्रीनएक्स लिखा है तो क्या चीज बन गई वो? क्या चीज बन गई? वहां पे लिखा है ना, पेज नंबर 7 जो आपका इंडेक्स का है वहां लिखा है ना BSc ग्रीनएक्स, लिखा है। ठीक है, तो BSc ग्रीनएक्स का मतलब क्या हो गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSc जो होता है उस पर आपका ग्रीनएक्स नाम के कुछ स्टॉक्स जो हैं जो ग्रीन एनर्जी के लिए रेज किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होगा BSc ग्रीनएक्स का। फिर एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो ग्रीन बॉन्ड, वो जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड, और उससे आप जो है इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए
फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ओवरव्यू हो गया, आपको समझ आ गया कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान आपको देना है। ठीक है, अब बस आप आराम से, बहुत आपने सुन लिया, अब आप यहाँ देखिए और मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ, आप आराम से उसको सुनिए। आपका काम, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको सुनना है, जो आपको बता रहा हूँ मैं आप उसको सुनिए। घर पे जाके अगर आपको शंकर वाली बुक को वापस से देखना होगा तो आप देख लेना, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती, इसको आप घर पे जाके वापस से देखेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ उतना आप अगर पढ़ लेंगे तो बस मुझे लगता है ये फिर जो बेसिक वाला इन्वायरमेंट के टॉपिक हैं वो तो खत्म हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर जो एक्स्ट्रा आपको करंट अफेयर में अपना एफर्ट मारना है उसको आपको मारना है, बाकी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सबसे चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, इकोलॉजी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी, और उसको हम देखना की कोशिश करेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, बायोस्फीयर क्या चीज़ होती है, बायोम क्या होता है। ठीक है, और बायोम के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या चीज़ टेरेस्ट्रियल है, क्या चीज़ एक्वेटिक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, पहले उन वर्ड्स को एक बारी देखते हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, मतलब जिस तरीके से मैंने आपको इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी पढ़ाई है ऐसे वहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि ये इन्वायरमेंट है और इसमें वर्ड प्ले का बड़ा चक्कर है। ठीक है, आप जैसे ही आपको कोई सवाल आएगा ना तो उसमें आपको सारी स्टेटमेंट करेक्ट लगती हैं। ठीक है, तो जो एकदम बुक पे लिखा है हम एक बार कोशिश करेंगे कि बुक सही उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए चैप्टर नंबर 1 आपका जिसका नाम है इकोलॉजी, और इकोलॉजी आपका जो वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक का नाम है ओइकस और दूसरे का नाम है लोगस। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, ओइकस का मतलब है वो जगह जहाँ पर आप रहते हैं। ठीक है, प्लेस टू लिव। ठीक है, और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी, जैसे बायोलॉजी। ठीक है, या फिर इकोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही होता है, मतलब इकोनॉमी का स्टडी। ठीक है, बायो का स्टडी, तो लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। ठीक है, तो इकोलॉजी इज डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। ठीक है, कि आपस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, और जिस एनवायरमेंट में वो रहते हैं उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, कैसे वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, वो जो चीज़ है वो आपको क्या बता रही है, इकोलॉजी वो चीज़ आपको बता रही है, और उसका क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, क्या है, साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, it deals with the ways in which organisms are molded by their environment, how they make use of environmental resources including energy flow and mineral cycling. ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी जरा देखते हैं। इसमें वो लंबी चौड़ी चीजें लिखी हैं, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। देखिए क्या लिखा है, अवर एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैव रेफरेंस टू इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ द वैदिक पीरियड सच एज द वेदास, संहितास एंड ब्राह्मणास and the Aryankar's Upanishads contain many references to ecological concept. फिर the Charak Samhita and the surgical text Sushrut Samhita shows the people during this period had a good understanding of plant and animal ecology. ठीक है, तो क्या बताने का, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें जो चरक संहिता थी और सुश्रुत संहिता थी। ठीक है, उस वहाँ पे जो आपके चरक और सुश्रुत थे उन दोनों को ही नॉलेज थी, उस टाइम के लोगों को नॉलेज थी कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स को यूज किया जा सकता है, जैसे उनके एक्सट्रैक्ट को जैसे कैसे यूज किया जा सकता है अगर कोई डिजीज हो जाए, या फिर नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे आप हिस्ट्री में पेंटिंग्स देखते थे। ठीक है, तो आज के टाइम तो आप कलर आपके क्या केमिकल कलर होते थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वर्ली पेंटिंग्स। ठीक है, अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स होती है। ठीक है, काली घाट पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग। ठीक है, तो आपने देखा होगा उसमें वो राइस का पेस्ट बनाते हैं, तो उसके पेस्ट से वो जो है पहले व्हाइट कलर करते हैं, फिर किसी फ्लावर से आप निकालते हैं उसका रेड कलर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे भीमबेटका की केव पेंटिंग्स आपने देखी होंगी। ठीक है, तो बताना ये चाहा है कि हिस्टोरिकल पहले से ही हमारे जो लोग थे उनको पता था कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में से कौन कौन सी चीजें हैं और क्या क्या काम उनका किस किस यूज में जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बताने की इसमें ये लिख रहे हैं। ठीक है, These text contains classification of animals on the basis of habitat, land in terms of nature of soil, climate and vegetation, description of plants typical to various localities. Charak Samhita contains information that air, land, water and seasons
वर इनडिस्पेंसेबल फॉर लाइफ एंड दैट पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर वर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ लिखी है कि इसमें इनको ये टेक्स्ट में ये चीज़ लिखी है कि इनको पता था कि कौन सा जो एनिमल है वो कौन सी जगह पे मिलेगा, कौन सा प्लांट जो है वो कौन सी जगह पे मिलेगा। जैसे रामायण में उन्होंने बोल दिया कि भाई राम भगवान जी को जो है तीर लग गया है, तो अब आप जाके क्या करके लेकर आओ संजीवनी बूटी, और वो भी बता दिया कि भाई ये वहां पर मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो वो वहां से आए और फिर उन्होंने इधर हिमालय में उसको ढूंढा और बता दिया कि वो जो है वो रात में चमकती है। ठीक है, आप उसको एक पर्टिकुलर रिलीजन की बुक की तरह मत पढ़ो, आप उसको ऐसा स्टोरी की तरह समझो। ठीक है, स्टोरी की तरह समझो कि ऐसा बता दिया कि भाई वो जो एक प्लांट है वो ऐसा रात में ग्लो करता है, और अगर उसको आप लेकर आओगे तो उससे जो है ये जो घाव है वो भर जाएगा, वो सारी चीजें। तो मतलब उसका क्या है, कुछ मेडिसिनल यूज है। ठीक है, तो पहले से जो एक दूसरे इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन ह्यूमंस और प्लांट्स और एनिमल्स, वो उनको पहले से नॉलेज थी। ठीक है, कि कौन सा प्लांट क्या काम करता है, या फिर एनिमल के बारे में लिखा है। ठीक है, कि कौन सा एनिमल जो है उसको आप पाल सकते हो, कौन सा एनिमल जो है वो उसको आप क्या बोलोगे कि वो वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, वो डोमेस्टिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो वो सारी चीजें, और फिर क्या लिखा है कि जो लैंड है आपका वो प्योर होना चाहिए, वाटर आपका प्योर होना चाहिए। अगर इसमें पॉल्यूशन हो जाएगा तो हमारा जो सिस्टम है, ह्यूमन जो बॉडी है वो इट इज इंजूरियस टू अवर हेल्थ। ठीक है, ऐसे ही लिखा है। फिर लिखा है एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। तो इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ फिश, तो जैसे फिश के बारे में लिखा है, नहीं यहां पर है क्या, ऊपर है। The environment is defined as sum total of living, non-living components influence an event surrounding an organism। तो environment क्या चीज हो गई कि जो भी सम टोटल है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग जो भी हमारे आसपास है, वो हम क्या बोलेंगे, हमारा ये क्या है, एनवायरनमेंट। जैसे मैं बोलूँ आज हम इस क्लास में बैठे हैं, ठीक है, मैं बोलूँ इस क्लास का एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, बहुत शांत है। ठीक है, शांत का मतलब क्या है, शांत कोई लिविंग चीज नहीं है ना। शांत अगर मैं बोलूँगी एनवायरनमेंट क्लास का बड़ा शांत था, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या था, मतलब यहाँ पर जो नॉइज थी वो कम थी। ठीक है, आपने बोले शांति थी क्लास में बहुत। ठीक है, क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा है, कोई टीचर निकलता है क्लास के बारे में से कि यार ये वाली क्लास तो बड़ी शैतान है ना, मतलब क्लास का एनवायरनमेंट में क्या है, क्योस। ठीक है, तो आपस में आप एक दूसरे में लिविंग, एक दूसरे में क्या है, या मैं बोलूँ क्लास के एनवायरनमेंट में लाइट जो है वो ज्यादा तेज थी या फिर डिम थी। ठीक है, तो जो लिविंग चीजें हैं वो भी और जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो भी सारा मिला के जो आप एक ऑर्गेनिज्म एक के आगे पीछे की जो चीजें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, वहां का एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड अदर नीड। ठीक है, नॉर्मल सी इंग्लिश, कुछ बताने की जरूरत नहीं। रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स। इट कंप्राइजेस बोथ लिविंग जिसको आप बोलते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग जिसको आप बोलते हैं ए बायोटिक। तो उसमें दिखा रहे हैं कि ए बायोटिक कौन सी चीजें और बायोटिक चीजें कौन सी हैं। तो ए बायोटिक आपको पता है एनर्जी हो गया, रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर हीट फ्लो हो गया, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल और जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम। और बायोटिक आपको समझ आ गया जो कि लिविंग है, ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर, पैरासाइट्स, सिम्बायंट्स और एनिमल्स और मैन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें आपको पता है। ग्रीन प्लांट्स आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आपको पता है, नॉन ग्रीन जिसमें जैसे क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजर हो गए। पैरासाइट आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, पैरासाइट पता है आपको क्या होता है ना, पैरासाइट, और उसके नीचे क्या लिखा है, सिम्बियोंट। ठीक है, तो सिम्बियोंट और पैरासाइट के बीच में क्या डिफरेंस होगा, पैरासाइट क्या करेगा, हाँ है ना, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, पैरासाइट का मतलब क्या है, वो होस्ट को हार्म करेगा। ठीक है, अगर वो किसी के साथ है तो वो उस होस्ट को हार्म करता है। किसी पैरासाइट का आपको नाम याद आता है, लाइस, चलो ठीक है मान लिया। ठीक है, तो और किसी सिम्बियोंट का नाम आपको याद आता है, लाइकन, और कुछ कोरल रीफ, चलो बढ़िया। ठीक है, तो समझ आ गई आपको। ठीक है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ चीजें आपको पता होंगी तो हम थोड़ा तेज चलेंगे, जो काम की चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, इसलिए इसको जल्दी से हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
फॉर इंस्टेंस क्या लिखा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ए फिश क्या होगा, इट्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट सच एज लाइट, टेम्परेचर, इंक्लूडिंग द वाटर इन विच न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर गैसेज, ऑर्गेनिक मैटर्स आर डिसॉल्व्ड. और बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लैंकटन विच इट एज्यूम्स एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर. तो समझ आ रही है भाई, एक अगर फिश है तो उसके लिए एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, जो पानी है, जो लाइट है, जो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, जो अदर गैसेज हैं, वो उसके लिए क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट. और बायोटिक कंपोनेंट उसके लिए क्या है, जो उसको खाना खाना है, क्या, प्लैंकटन्स, है ना. तो हमने देखा था वो पूरा जहाँ पे वो फिशिंग जोन वगैरह बनते हैं, वो सारी चीजें आपको पता है ना, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो है वो उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फोटो दिखा रहा है जिसका नाम क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी. ठीक है, तो उसमें लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के. तो फोटो आपको दिखा रही है कि सबसे नीचे क्या है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल. ठीक है, सबसे पहले क्या है, सिंगल पर्सन. तो सिंगल पर्सन से हम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे. तो सिंगल पर्सन जो होता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल. ठीक है, उससे आप ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होता है, पॉपुलेशन. उसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो क्या बनेगी, कम्युनिटी. कम्युनिटी के ऊपर बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के ऊपर बढ़ेंगे तो बनेगा बायोम, और बायोम से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, बायोस्फीयर. ठीक है, एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे. वैसे मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, इसमें लंबा लंबा इंग्लिश लिखा है, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, इंडिविजुअल आप समझ रहे हैं कि किसी भी एक बंदे को आप उठा लें, वो बेशक एनिमल हो या फिर आप ह्यूमन हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर उस सिंगल चीज को आप उठा रहे हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, इंडिविजुअल. ठीक है, आप मान लीजिए खुद को आपने उठा लिया. ठीक है, तो सिंगल आप हैं तो आप क्या हो गए, इंडिविजुअल. ठीक है, पॉपुलेशन बन जाएगी आपकी कब, जब आपके जैसे ही और बहुत सारे लोग होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है ना, ऐसे ही बोलेंगे. अगर आप खड़े हो और आपके साथ एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, तो आप ऐसा इन जनरल नहीं बोल सकते यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है. किसकी पॉपुलेशन, हम क्या बोलते हैं, ह्यूमंस की पॉपुलेशन. या हम क्या बोलेंगे, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई, है ना, हम बोलते हैं ऐसे बोलते हैं एलिफेंट की पॉपुलेशन कितनी है. तो जो सिमिलर दिखने वाले स्पीशी हैं उनमें जब आप काउंटिंग करते हैं तो वो क्या बनती है, पॉपुलेशन. ठीक है, उससे जब आप ऊपर उठेंगे तो क्या बनेगी, कम्युनिटी. अब कम्युनिटी में क्या होगा, अलग अलग टाइप के जो लोगों की पॉपुलेशन है, जब वो सारे एक साथ आ जाएंगे तो क्या बन जाएगी, कम्युनिटी बन जाएगी. बात समझ आ गई. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो फोटो को भी, अगर मैं जूम, वैसे तो अगर दिख रहा है तो आप देख लीजिए, वो कलर्ड नहीं है. नीचे आप देखिए, सबसे नीचे क्या है आपको दिख रहा है, इंडिविजुअल में कोई आपको हिरन जैसा दिख रहा है, दिखता है. हिरन से आपने ऊपर देखा तो ऊपर पॉपुलेशन में भी 2 हिरन दिख रहे हैं. ठीक है, उससे आप ऊपर गए तो कम्युनिटी में आप देखो हिरन भी दिख रहा है, साइड में आपको उल्लू दिख रहा है, नीचे आपको एक स्क्विरल दिख रही है, कुछ एक शेर भी दिख रहा है ना. इसका मतलब क्या है, अलग अलग टाइप की यहाँ पर आपको स्पीशी दिख रही है. कहां पर, कम्युनिटी के अंदर. उससे जब आप ऊपर गए, ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या चीज हो गई, इकोसिस्टम होगी ये सारा कम्युनिटी, और उससे आगे पीछे जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है वो जब सारे मिल जाएंगे तो एक क्या बन जाएगा वहां का, इकोसिस्टम. ठीक है, इकोसिस्टम के जब आप ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, बायोम. अभी बायोम क्या होता है, बायोम अलग अलग टाइप के होंगे. ठीक है, बायोम जो चीज है वो अलग अलग टाइप की होगी. ठीक है, जैसे क्या, टेरेस्ट्रियल बायोम हो सकता है. ठीक है, जो लैंड में आपका बायोम, यहाँ पर जो लोग मतलब टेरेस्ट्रियल आपके मतलब जो लिविंग बींग रहते हैं या एनिमल या वो जो सारी चीजें रहती हैं, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर रहती हैं, और उनका रिलेशन आगे पीछे ऑर्गेनिजम्स के साथ, और लैंड और मतलब और लाइट वाटर का कैसे वो एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं लैंड के ऊपर. ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, वो क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल बायोम. फिर वैसे ही क्या हो सकता है, एक्वेटिक बायोम. ठीक है, तो वैसे ही पानी में आप चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्वेटिक बायोम. फिर आप देखिए टेरेस्ट्रियल बायोम में भी अलग अलग उसकी टाइप आ जाएंगी. तो टेरेस्ट्रियल बायोम में जो मैंने आपको सारे जो पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस मैंने आपको रीजन्स पढ़ाए थे, याद आ रहा है, सवाना, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ठीक है, फिर डेजर्ट. ठीक है, फिर उसके बाद टुंड्रा, टाइगा, वो सारी जो चीजें थी वो सारे क्या हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम के टाइप. ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएगा, बायोम. तो एक बार इसको मैंने आपको समझा दिया, एक बार इसको देख लेते हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली. इट मे बी अ प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा. ठीक है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशी. ठीक है, तो वही सब चीजें यहाँ लिखी हैं, आप इसको भी घर पे जाके देख लेना. कुछ इसमें इतना लंबा चौड़ा देखने की वो चीज है नहीं. फिर देखिए आप नेक्स्ट क्या है, population density is the relation between number of individuals of a population and area they occupy. ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज population density, जैसे कल की मेरी क्लास थी तो उसमें ज्यादा बच्चे आए थे, है ना, तो population density क्या हो गई,
ज़्यादा होगी, आज बच्चे थोड़े कम है तो क्या पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी कम, मतलब एक जगह पे जितने लोग हैं पर जितना एरिया है, ठीक है, वो क्या हो जाता है वहाँ का डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। फिर कम्युनिटी की बात हो रही है, तो कम्युनिटी क्या हो गया, इफ वी लुक अराउंड आवरसेल्फ वी विल नोटिस दैट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल seldom occurs by themselves. The reason for this is quite obvious. In order to survive, individuals of any one species depend on individuals of different species which they actively interact in several way. ठीक है, तो वही सारी चीजें लिखी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस दो इट मे कंटेन हर्ब्स, shrubs, tree along with associated animals of different species. ठीक है, फिर ये लिखा है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, तो लिखा है मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। मेजर में लिखा है दे आर लार्ज साइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, दे डिपेंड ओनली ऑन सन्स एनर्जी फॉर आउटसाइड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम द एडजेसेंट कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट। और माइनर कम्युनिटी क्या हो गया, दे आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटी and are often called society. They are secondary aggregations within a major community and are not therefore completely independent. आप समझ लीजिए इसको आप मोटे मोटे अक्षर में कि एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा है ना, आप छोटा बच्चा एक बड़े के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, they are secondary aggregation within a major community, secondary aggregation within a major community and are not therefore completely independent unit. जैसे आप हैं और आपके माँ बाप हैं, ठीक है, तो आप खुद में अभी क्या है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, ठीक है, आप क्या हो, खुद में एक माइनर कम्युनिटी, और आपके पिताजी वगैरह जो है वो क्या है, मेजर कम्युनिटी, ठीक है, वो क्या है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, कोई भी काम चीज कर सकते हैं वो, और आप जो है अभी उतने ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। बात समझ आ गई। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्युनिटी के बारे में बताया कि उसके जो नंबर ऑफ स्पीशीज, साइज क्या है, उसका पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग जगह पे वेरी करेगा, ये सारी चीजें लिखी हैं। नेक्स्ट जो चीज है उसके बारे में क्या लिखा है, इको सिस्टम, ठीक है। एन इको सिस्टम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड फिजिकल एनवायरमेंट बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल between them. It includes plant, tree, animal, fish, bird, microorganism, water, soil and people. तो ये इकोसिस्टम कहाँ पर आया था, किसके बाद आया था, जो लेवल्स थे उसमें इकोसिस्टम किसके बाद आया था, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम आया था, इकोसिस्टम के बाद क्या आया था, बायोम, ठीक है। तो इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था कि उसमें आप देखिए क्या लिखा है, एबायोटिक भी कंपोनेंट्स है और बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, दोनों ही चीजें हैं, एनिमल, फिश, बर्ड और वाटर, सॉइल और पीपल, ठीक है। तो वाटर, सॉइल आपका एयर, ये क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज एंड एलिमेंट बट ईच इज अ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नेचर। इफ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज डैमेज्ड और डिसअपियर्स इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स। तो ये आप सब बच्चों के लिए लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आप जो है खुद भी इकोसिस्टम का पार्ट हैं और इकोसिस्टम ने, क्योंकि हर एक बंदा दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो अगर किसी एक भी चीज को नुकसान होगा तो पूरे इकोसिस्टम पे उसको असर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो इंसान है वो फूड चेन पे सबसे ऊपर है, तो अपने वो ऐसे धौंस जमाता है कि बस मैं तो अभी ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, है ना। बात समझ आई, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। पॉल्यूशन करना है और ये सब करना है, वो सारी चीजें जो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन आप जब ये सारी चीजें करते हैं तो क्योंकि आप खुद भी इकोसिस्टम का पार्ट हैं तो आपको वो इन्वायरमेंट से वो सारी चीजें वापस मिलती हैं, है ना, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारा वो कूड़ा फेंक रखा होता है तो फिर वो आता है कि मुंबई के जो कोस्ट पे है वो सारा कूड़ा वापस आ गया, आपने देखा होगा, बहुत बार फोटो आती है ना। जैसे आप बहुत प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ओशन में हम फेंक देते हैं, ठीक है, फिर जब वो टाइड्स वगैरह चलती हैं तो वो सारा कोस्ट पे आ जाता है, ठीक है, तो कोस्ट वापस से गंदी हो जाती है, ठीक है। तो आपने सोचा कि आप तो बहुत महान है और पूरा फूड चेन में सबसे ऊपर, तो हम तो पूरे इन्वायरमेंट में अपना दबदबा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि इकोसिस्टम का पार्ट है तो जो आप इन्वायरमेंट को देंगे वैसा ही आपके साथ वापस कहीं ना कहीं से घूमकर फिर वो हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा वो बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। When an ecosystem is healthy, that is sustainable, it means that all the elements live in balance and are capable of reproducing themselves. Ecosystem can be small as a single tree or as large as entire forest. ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो वही एबायोटिक कंपोनेंट लिखा है और उसमें वही सब चीजें लिखी हैं, सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, एनर्जी, ठीक है। ये क्या हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट।
ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेयर एंड हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन इट्स इन्वायरमेंट। तो ये लाइन आप सुनने में तो नॉर्मल लग रही है आप, लेकिन समझिए कि उसका मतलब क्या है। क्या कह रहे हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे और कहां पर कितने अच्छे से रहेगा, ठीक है, कहां पर वो उसकी कहां पर वो एग्जिस्ट करेगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई। जैसे अगर आपका ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है तो यहाँ पर कौन से टाइप के पेड़ उगेंगे, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन कैसे रहेंगे तो उनका कैसे बैलेंस बनेगा। अगर कोई टेम्परेट रीजन है वहाँ पे अलग टाइप की स्पीशी होगी, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, ठीक है, उस हिसाब से उनकी सोसाइटी वहाँ पे वैसे डेवलप होगी, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसके लिए, कि वेयर एंड हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन इट्स एनवायरमेंट, ठीक है। फिर लिखा है एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम द सन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। इन केस ऑफ प्लांट्स द सन डायरेक्टली सप्लाइज द नेसेसरी एनर्जी। पर वही सारी चीज़ें जो है आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, उससे फोटोसिंथेसिस होता है, फिर उससे वो जो है प्लांट ग्रो करेगा, फिर आप जो है प्लांट को खा लोगे, वो सारा जो है एनर्जी का फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो। फिर रेनफॉल के बारे में कि वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस in an aqueous medium. Water helps to regulate body temperature. Further, water bodies from the habitat for many aquatic plants and animal. Temperature, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको पता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है ना। Earth's atmosphere is responsible for creating conditions suitable for the existence of healthy biosphere on this planet, है ना। तो एटमॉस्फेयर जो है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे धरती पे कैसी लाइफ होगी, कैसी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि बाकी जो आपके सारे प्लैनेट्स आप बोलते हो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ये गैस नहीं है, वो नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये सारा क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। जिस हिसाब का आपका एटमॉस्फेयर होगा उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कैसी लाइफ होगी, कैसी लाइफ नहीं होगी, ठीक है। फिर लिखा है सबस्ट्रेटम। लैंड इज कवर्ड विद सॉइल एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड स्मॉल animals, invertebrates thrive in it. Roots of plant pierce through the soil to absorb water and nutrients. Organism can be terrestrial or aquatic. Terrestrial land वाले, aquatic पानी वाले, ठीक है। Some of these microbes live in the hot water vents under the sea. फिर मटेरियल के बारे में बात हो रही है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। फिर लिखा है माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर को क्या बोला है, सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर को क्या बोला है, सैप्रोट्रॉफ। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर कौन, दो ही चीजें होंगी यहाँ पर अभी इस चैप्टर में क्या समझा रहे हैं, एक होगा प्रोड्यूसर, एक क्या होगा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन होगा, जो कोई चीज पैदा कर रहा है, बना रहा है, और कंज्यूमर फिर उसके अलग अलग टाइप होंगे, ठीक है। एक होगा क्या, माइक्रो कंज्यूमर। कंज्यूमर का हिंदी क्या होता है, उपभोक्ता, है ना, है ना, उपभोक्ता, ठीक है। आप कंज्यूमर हो, आप माइक्रो कंज्यूमर, आप छोटी सी चीज जो है वो कंज्यूम करते हो, ठीक है। कोई मेजर कंज्यूमर होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, टर्शियरी कंज्यूमर होंगे, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे प्रोड्यूसर को खा लेंगे, ठीक है। फिर जो सेकेंडरी जो कंज्यूमर होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेगा, ठीक है। टर्शियरी वाला उसको खा लेगा, नॉर्मल जैसे वो रैबिट को खाएगा, और डियर को खा लेगा लायन, ठीक है। तो वो पूरा चेन जिसको आप क्या बोलते हो, फूड चेन, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताने की बात होगी, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ्स या फिर डिकम्पोजर और osmotrophs. They are bacteria and fungi which obtain energy and nutrients by decomposing dead organic substances of plants and animal origin. जैसे कि क्या लिखा है, earthworm and certain soil organism such as nematodes and arthropods, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने वो बायो में 10th तक मेरे ख्याल से आपने पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, माइक्रो कंज्यूमर। फिर यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो दो टाइप का वहाँ पे बताया, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में आपका क्या है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट, और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर और मरीन वाटर। अब क्यों आपको ये बताया जा रहा है, आप देखिए, जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें आप बोलोगे कि भाई एक टाइप की मछली है, ठीक है, कोई फिश है, ठीक है, लेकिन आप क्या बोलोगे, आप अगर ब्रॉड उसका क्लासिफिकेशन करोगे तो आप क्या बोलोगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। एक फिश जो है उसका इकोसिस्टम क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी में वो रहती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें और जाओगे, जैसे कि ये फ्रेश वाटर की फिश है या फिर सॉल्ट वाटर की फिश है, सलाइन वाटर की फिश है, ठीक है। तो आप याद करो जब मैंने आपको
ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने आपको अलग अलग टाइप के नाम बताए थे, ठीक है, कि ये वाली जो फिश होती है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलती है, जैसे रोहू होती है, ठीक है, रोहू जो आपकी मछली होती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, फ्रेश वाटर फिश, जैसे वो गंगा में मिलती है, ठीक है, वैसे ही आपकी सलाइन वाटर की फिश होती है, ठीक है। तो अलग अलग एक्वेटिक में भी कौन सा पानी है वो फ्रेश वाटर है या फिर सलाइन वाटर है, और अलग अलग पानी में अलग अलग टाइप की फिश आपकी रहेगी, इसीलिए उसको आगे चल के और उसकी डिस्टिंक्शन की गई है, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। फिर एक चीज लिखी है, क्या लिखा है, इकोसिस्टम्स आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ equilibrium. They can regulate their own species structure and functional process. This capacity of ecosystem of self regulation is known as homeostasis, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस वो चीज़ है जहाँ पर इकोसिस्टम खुद में अपना इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन करने की क्षमता रखता है, ठीक है, कि वो जैसा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कौन सी गुड्स और सर्विसेज है जो कि हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे ऊपर क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर फूड, फ्यूल और फाइबर, जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, इकोसिस्टम से मिल रहा है। फिर शेल्टर और बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर और वाटर, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, फिर स्टेबलाइजेशन एंड मॉडरेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप इसको एक बारी देखिएगा घर पे जाके, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसका नाम क्या है, इकोटोन, ठीक है। तो इकोटोन मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। दो टाइप के जो इकोसिस्टम होंगे उनके बीच का जो ट्रांजिशनल जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन, ठीक है। देखिए आपका क्या लिखा है, इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मैनग्रोव आपका फॉरेस्ट है वो किसके बीच, वो इकोटोन है किस किस के बीच में, बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम। अदर एग्जांपल्स आर ग्रासलैंड, एस्चुरी एंड रिवर बैंक। तो ये फोटो जो आपको साइड में दिखा रहा है वो एक साइड में आपको दिखा रहा है, लिखा है लैंड इकोसिस्टम, ठीक है। लैंड इकोसिस्टम वहां पे मतलब टेरेस्ट्रियल आपके ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उसका एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है, ठीक है। लैंड पे उगने वाले पौधे और लैंड पे रहने वाले एनिमल, ठीक है, उनका एक अपना इकोसिस्टम है, ठीक है। वैसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम है जहां पर आपके मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। और उन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन वाला जोन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोटोन, जो कि इस केस में एग्जांपल दिए जिसका नाम क्या है, मैनग्रोव्स, ठीक है। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको मैंने बताया है कि कहां पर होते हैं, जैसे बहुत जगह होते हैं जहां पर भी रिवर और वो सी के बीच वाला एरिया जो आता है उसको वहां पर क्या होते हैं आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे सुंदरबंस आपका जो है वो क्या है, मैंग्रोव्स, ठीक है। तो ये बताने की यहाँ पे कोशिश की कि इकोटोन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो एक बार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इकोटोन के क्या है। इट मे बी अ वेरी नैरो और क्वाइट वाइड, ठीक है, छोटा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा वाइड भी हो सकता है। It has the condition intermediate to the adjacent ecosystem, hence it is a zone of tension. आप समझिए, कॉपी में लिखिए एक जगह आप जरा, जोन ऑफ टेंशन किसको बोलते हैं, इकोटोन को, ठीक है। क्योंकि यहीं से आप उठा के जो है सवाल जो है प्रीलिम्स में भी आएगा, हर जगह आएगा, ठीक है। तो जोन ऑफ टेंशन किसको बोला गया है, इकोटोन को, ठीक है। आप देखिए जब मैं आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा रहा था, याद आ रहा है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में हमने देखे थे ट्रॉपिकल, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखा था, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल, फिर हमने मॉइस्ट डेसिडियस देखा था, ठीक है, याद आ रहा है। तो जब भी हम एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट के बीच में जाते थे तो अलग अलग जब हम ट्रीज के नाम पढ़ते थे, ठीक है, तो एक ट्री एक जगह पे भी उगता था, वो एवरग्रीन में भी होता था, वो डेसिडियस में भी होता था, मॉइस्ट में भी होता था, है ना। तो मतलब क्या है, एवरग्रीन से जब आप डेसिडियस के बीच में जाते हो तो बीच वाला जो ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, वहां पर दोनों टाइप की वैरायटी की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो वो भी एक टाइप का क्या होता था, इकोटोन वाली जगह होती थी, ठीक है। वैसे ही यहां पर जो आपको बताने की कोशिश की है वो क्या है, दो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम के बीच वाली जो जगह है उसको क्या बोला है, इकोटोन, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। वो एक जगह जहां पर दोनों ही टाइप की थोड़ी थोड़ी चीजें आपको देखने, कुछ होंगी जो उसी जगह की होंगी और कुछ होंगी आगे पीछे दोनों जगह की जो आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। इट इज अ लीनियर एज इट shows progressive increase in species composition of one
इन कमिंग कम्युनिटी एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन द स्पीशी ऑफ अदर आउटगोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी। ठीक है, क्या मतलब है, एक जगह से आप जब दूसरी जगह तक जाओगे, ठीक है, एक जैसे आप लैंड से लैंड वाले इकोसिस्टम से आप मानो मरीन वाले इकोसिस्टम में जा रहे हो, ठीक है, तो बीच में क्या आया, मैनग्रूव आ गया। अब जो मैनग्रूव के जो दो हिस्से हैं, एक हिस्सा मैनग्रूव का जो कि लैंड वाली साइड लग रहा है, वहां पे लैंड वाली चीजें ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो क्या बता रहा है, यहां से वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है, यहां से डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप आधा पार करोगे तो वहां वाले की स्पीशी आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है, तो मतलब उसको आप क्रॉस करोगे तो फिर धीरे धीरे साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन द स्पीशी ऑफ अदर इकोसिस्टम। ठीक है, तो जैसे आप उसको पार करोगे तो जो दूसरा एंड होगा इकोटोन का, वहां पर एक्वेटिक वाला इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लाइन, ये जो चीज है, ये चीज आपको बता रही है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स सम ऑर्गेनिजम्स विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटी। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कि सिर्फ आपको इकोटोन के अंदर ही मिले। ठीक है, जैसे मैनग्रोव्स हैं तो वो एक इकोटोन है, वहां पर एक ट्री होता है जिसका नाम क्या था, सुंदरी ट्री, याद आ रहा है आपको, एक मैनग्रोव में एक ट्री होता है जिसको सेक्रेड, वो सेक्रेड ग्रूव होते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा था ना कम्युनिटी रिजर्व, वहां पे सेक्रेड ग्रूव्स और वहां पर वो एक ट्री की पूजा करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो कोई चीज हो सकती है जो आपको एक पर्टिकुलर इकोटोन के अंदर ही मिले। ठीक है, sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in this zone than the entire community। ठीक है, this is known as edge effect। तो आप लिख लीजिए edge effect, और edge effect का मतलब क्या है, sometimes the number of species and the population density of some of the species। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि एक कोई स्पीशी की पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, मच ग्रेटर होगी इस जगह पे देन द एक इंटायर कम्युनिटी से। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोला है यहाँ पर, एज इफेक्ट। ठीक है, तो ये एज इफेक्ट है, उसको भी आप लिख लीजिए। और एज इफेक्ट और दो वर्ड्स आ गए। ठीक है, अगर आपसे कोई इकोटोन के बारे में आप कोई सवाल आ जाए, ठीक है, तो दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक क्या है एज इफेक्ट, दूसरा क्या है जो सबसे ऊपर लिखवाया था, इकोटोन के अंदर दो चीजें लिखवाई, एक क्या लिखवाया एज इफेक्ट, दूसरा क्या लिखवाया जोन ऑफ टेंशन, है ना। दो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल आ जानी चाहिए, जैसे इकोसिस्टम के बारे में, इकोटोन के बारे में बात हो, आपको याद आना चाहिए क्या, ट्रांजिशन वाला जोन है। ठीक है, एज इफेक्ट है और जोन ऑफ टेंशन है। ठीक है, अब ये नीश, तो नीश वाली जो चीज थी ये कल मैंने आपको बताई थी। नीश का मतलब क्या होता है, रोल, एक पर्टिकुलर स्पीशी का क्या रोल है, क्या उसका काम है उस इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो नीश इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और place of a species in an ecosystem. It is a description of all the biological, physical and chemical factors that a species needs to survive, stay healthy and reproduce। तो आप देखो क्या लिखा है नीश, आप उस वहां पे मत देखो, समझो पहले मेरी बात। नीश का क्या मतलब बताया, एक पर्टिकुलर स्पीशी का उस इकोसिस्टम में क्या रोल है। ठीक है, अब अगर नीश का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर स्पीशी का उस इकोसिस्टम में क्या रोल है, तो इससे एक चीज पता चलती है कि कोई भी दो स्पीशी का सेम रोल नहीं हो सकता है, हर स्पीशी का एक अपना यूनिक नीश होता है। बात समझ आई, वही चीज आपके सेकंड पैराग्राफ में लिखी है। अ नीश इज यूनिक फॉर अ स्पीशी विच मीन्स नो टू स्पीशीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश। बात समझ आई, जैसे डिकम्पोजर है, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के, बहुत सारी चीजों को आप बोल सकते हो कि ये क्या है, डिकम्पोजर है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिकम्पोजर जो होगा वो एक पर्टिकुलर चीज को डिकम्पोज करता होगा। ठीक है, तो उसका एक अलग से एक फंक्शनल नीश है उसका, समझ रहे हो। ठीक है, बात समझ आई, तो ये क्या हो गया नीश। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा है, इफ वी हैव टू कंजर्व स्पीशीज इन इट्स नेटिव हैबिटेट, मतलब जहां पर वो है, नेटिव मतलब जहां पर वो रहते हैं। ठीक है, नेटिव हैबिटेट, वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द niche requirement of the species and should ensure that all requirements of its niche are fulfilled। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ niche के बारे में बता रहे हैं। एक चीज है जिसको बोल रहे हैं हैबिटेट niche, मतलब जहां पर वो रहता है। ठीक है, हैबिटेट। फिर फूड niche कि what it eats or decomposes and what species it competes with। फिर reproductive niche, how and when it reproduces। फिजिकल एंड केमिकल niche, टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, नीश। नीश समझ आ गया आपको? अगर आपसे कोई पूछे कि नीश क्या चीज है तो आप क्या बोलोगे, क्या है? नीश। नीश अगर कहीं पे लिखा हुआ है और उसको आप स्टेटमेंट लिखी हो नीश और उसके नीचे बहुत सारी स्टेटमेंट लिखी हैं, तो आप कौन सी पकड़ोगे जहां पे क्या लिखा होगा? फंक्शनल रोल। जहां पर भी रोल की बात होगी वो क्या होगा, नीश। ठीक है, जहां पर भी रोल की बात होगी वो क्या होगा, नीश। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये खत्म हो गया, इकोसिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, इकोसिस्टम खत्म हो गया। इंडिविजुअल देख लिया, कम्युनिटी देख लिया, कम्युनिटी के बाद क्या देखा, इंडिविजुअल देखा, उसके बाद पॉपुलेशन देखा, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी देखी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम देखा, इकोसिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद क्या था, बायोम। ठीक है, तो अब हम कहाँ आगे, बायोम के अंदर। ठीक है, तो जैसे आप ये देखो बायोम की जहां पे स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपको एक फोटो दिख रही है। ठीक है, लिखा है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो दोनों ही चीजें आपको पता है, टेम्परेचर मतलब वहां का, टेम्परेचर मतलब वहां का तापमान है ना, और प्रेसिपिटेशन वहां की बारिश। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो लिखा है वार्म से कोल्ड, तो कोल्ड में ऊपर जैसे लिखा है पोलर, फिर लिखा है टुंड्रा, फिर बोरियल फॉरेस्ट, फिर लिखा है कोल्ड डेजर्ट, प्रेरी और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उससे नीचे आप वार्म की तरफ आ रहे हो तो क्या आ गया, वार्म डेजर्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और उसमें भी आप देखो वो ड्राई से वेट की तरफ जा रहा है, तो जो लास्ट आपका बेस दिखा रहा है, ठीक है, उसमें भी वार्म है, लेकिन अगर ड्राई है तो वो क्या बन जाएगा, वार्म डेजर्ट। बात समझ आ रही है ना, समझ आ रहा है ना? ये कोल्ड से आप नीचे की तरफ आए तो सबसे नीचे क्या है, वार्म, और यहाँ पे वेट से आप ड्राई की तरफ गए तो वहां पे ड्राई और वार्म जो चीज होगी वो क्या है, वार्म डेजर्ट। ठीक है, वैसे ही वार्म है और थोड़ा वेट की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, तो फिर सवाना आएगा और लास्ट में क्या आएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये डायग्राम को कैसे देखना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू एनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम्स। ठीक है, which are characterized by climate, vegetation, animal life and general soil type. No two biomes are alike. ठीक है, वही नीश की तरह। ठीक है, जैसे दोनों कोई दो चीजों का नीश सेम नहीं हो सकता, वैसे ही दो कोई बायोम जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। The climate determines the boundaries of a biome and abundance of plants and animals found in each one of them. The most important climatic factors are temperature and precipitation. वो आपने ऊपर डायग्राम में देख लिया। ठीक है, जब हमने अब सारे रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़े थे तब भी हमने यही दोनों चीजें देखी थी। क्या, किसी जगह का टेम्परेचर कैसा है, किसी जगह पे कितनी बारिश होती है ना, दो ही चीजें हम देखते हैं। जैसा वहां का टेम्परेचर होगा, जैसे वहां पे बारिश होगी, उसी हिसाब के वहां पे वेजिटेशन होगी, उसी हिसाब के वहां पे फॉरेस्ट होंगे, उसी हिसाब की वहां पे स्पीशीज जो है वो डेवलप होंगी। ठीक है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारा आपका बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही वहां से आप चल के डेजर्ट में जाओगे या कोल्ड डेजर्ट में जाओगे तो वैसे ही वहां पर आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो थोड़ी कम होती जाती है। ठीक है, क्या इन्वर्टर डेड हो गया इनका? कर दो। तो अलग अलग टाइप के बायोम के नाम लिखे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखा है, टुंड्रा। तो टुंड्रा आपको पता है, टाइगा आपको पता है, ये सारी चीजें आपको पता है। मैं एक बारी पढ़ूंगा और आप देख लीजिए। ठीक है, वापस से आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, एक बारी आप इसको सुन लीजिए। तो नॉर्दर्न रीजन और द सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड एडजॉइनिंग द आइस बाउंड पोल, दोनों ही क्या होते हैं, टुंड्रा रीजन। ठीक है, और वहां पे कौन से फ्लोरा और फोना, कौन से एनिमल और प्लांट मिलते हैं, क्या लिखा है, डिवॉइड ऑफ ट्रीज एक्सेप्ट स्टंटेड shrubs in the southern parts of tundra biome. Ground flora includes lichen, mosses and sedges. Typical animals are reindeer, फिर उसके बाद आर्टिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोई आउल। ठीक है, हाँ, तो ये सारी क्या है यहाँ पर फ्लोरा और फोना कौन सा मिलता है टुंड्रा में। फिर टाइगा उससे नीचे, तो नॉर्दर्न यूरोप, एशिया, नॉर्दर्न अमेरिका। ठीक है,
तो ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो आपका टुंड्रा वाला रीजन है उसी को क्या जो टाइगा वाला रीजन है उसी को क्या बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। तो कॉपी में आप एक बार साइड में लिख लीजिए, जो टाइगर रीजन है उसी को क्या बोल रहे हैं, बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। और यहां पर आपको क्या पता है कि डोमिनेटिंग वेजिटेशन किसकी है, कॉनिफेरस एवरग्रीन की, जहां पर आपको वो पाइन और फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी हुई हैं, उसके अंदर फोटो आपको पूरे वो पाइन ट्रीज कैसे दिखते हैं सब मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो वो पूरा साइबेरियन टाइगर और वुल्वरीन, वुल्स वगैरह, ठीक है। प्यूमा, प्यूमा आपको पता है वो प्यूमा वाला ब्रांड उसमें जो बना होता है ना वो प्यूमा, ठीक है। वो सारी चीजें आपको इस एरिया में मिलती हैं। फिर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, तो कहाँ कहाँ पर है, सेंट्रल सदर्न यूरोप, ईस्टर्न अमेरिका, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, ठीक है। फ्लोरा इंक्लूड्स ट्रीज लाइक बीच, ओक, मेपल एंड चेरी। मोस्ट एनिमल्स आर द फेमिलियर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो जो भी आपको फेमिलियर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दिखते हैं वो सारी आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इक्वेटोरियल रीजन में है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर अबाउट 7% ऑफ अर्थ सरफेस, 40% ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो इतनी छोटी जगह होने के बाद भी 40% यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड के प्लांट्स और एनिमल, इसीलिए क्या बोला था यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। फिर सवाना, और सवाना के बारे में आपको सब पता है, सवाना अफ्रीका में है और वहाँ पे टॉल ग्रास और शॉर्ट ट्रीज है ना, यही था सवाना के बारे में, वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और क्या लिखा है, द फौना इंक्लूड्स अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेजर एंड ब्राउजर सच एज एंटीलोप्स, बफेलो, जीब्रा, एलिफेंट्स, राइनोसॉरस। द कार्निवोर इंक्लूड लाइन, चीता, हाइना, मंगूस एंड अदर रोडेंट। फिर ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन, जो कि क्या आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। स्टेपे रीजन वगैरह जो है, ठीक है, प्रेरी वगैरह, तो वो लिखा है यहाँ पे ग्रास डोमिनेट्स द वेजिटेशन, ठीक है। और जो यहाँ पे फ्लोरा और फौना है वो क्या है, हर्बीवोर्स लाइक बाइसन, एंटीलोप, कैटल, रोडेंट्स, प्रेरी डॉग, वुल्फ्स, ठीक है। ये याद नहीं करना है, ये तो बस आपको एक बारी ऐसा थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। और फिर डेजर्ट है, और डेजर्ट में क्या है, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स विद वेरी लो एंड स्पोरेडिक रेनफॉल, लो ह्यूमिडिटी, द डेज आर वेरी हॉट, ठीक है, देख लेना आप। और फ्लोरा क्या है यहाँ पर, कैक्टस और वही सेज ब्रुश, और फोना रेप्टाइल्स, स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या खत्म हो गया, बायोम, और बायोम का जो टेरेस्ट्रियल वाला जोन था, ठीक है। तो कल हम आएंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं एक्वेटिक जोन, ठीक है। इसी में से देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छे से बना हुआ है और आप एक बार बस इसको देखते चलो, ठीक है। इसको आप देखते चलोगे, मैं ये जब आपको पढ़ा दूंगा, वैसे मैं आपको ये सारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बीच में तो ऐसे फालतू की चीजें हैं, ठीक है। और जब ये खत्म कर दूंगा मैं, तो मैं आपको ये शंकर आईएएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें कितने पेज हैं, 435 पेज लिखे हैं, वो साइड में देखो लिखा है 435 पेज है। मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा, वो 70 पेज की है, बस उसको आपने पढ़ना है, वो बस इसका निचोड़ है, ठीक है। 72 पेजेस का वो पीडीएफ होगा, उसमें यही जो सारी चीजें वो लिखी हैं वही सारी चीजें उसमें लिखी होंगी, लेकिन उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो ज़्यादा उस पर फोकस किया है, ठीक है। जैसे ये वाले स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो तो उसमें बस ऐसा 5-6 पेज में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक पेज में उसमें इकोसिस्टम, इकोटोन, बायोम वगैरह सब दिया है, ठीक है, ठीक है। वो आपका क्या बन जाएगा, रिवीजन करने के लिए नोट्स, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यहीं से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्लास में आपको समझ आ गया आज क्या क्या बात हुई। हमने पहले सिलेबस देखा, हमारे इसमें टॉपिक्स एक्चुअल में कौन से हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने शुरू किया, क्या पढ़ा, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, उसमें सबसे पहले देखा इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी देखा, उसके बाद इकोसिस्टम, फिर उसमें हमने देखा कि अलग अलग एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने उसके पार्ट्स देखे, ठीक है, क्या, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम और इकोसिस्टम, बायोम और लास्ट में बायोस्फीयर, ठीक है। तो वहाँ तक हमें जाना है, धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं और बायोम तक हम पहुँच गए। नीश हमने देख लिया, इकोटोन हमने देख लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आप इसको साथ में चलते रहें, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे, चलिए, थैंक यू।